योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् नामकपटले सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां। मित्राणि, मध्यमाधिकारः समाप्तः, अवसितः, सम्प्रति स्पष्टाधिकारं प्रविष्टाः वयम्। अस्मिन् स्पष्टाधिकारे गतकक्षायाम् आदिमौ द्वावेव श्लोकौ मया पठितौ। अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिताः शीघ्रमन्दोच्चपादाख्याग्रहाणां गतिहेतवः तद्वातरश्मिभिर्बद्धाः स्तैः सव्येतर्पाणिभिः प्राक् पश्चात् अपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम् इति खलु। अस्मिन् विषयेपि मया अभाषि यत् गृहकक्षा तादृशी सरला नास्ति। तथा नास्ति यत् राजपथवत् तत्र कोऽपि सरति चेत्, परिक्रामति चेत् कोऽपि बाह्यः प्रभावः तस्मिन् गृहगतौ न पतेत् इति तथा नास्ति। यदि बाह्यप्रभावः कमपि गतिमन्तं पिण्डं प्रभावयति चेत् नूनमेव तेन प्रभावितः ग्रहः, तेन प्रभाविता ग्रहगतिः वैषम्यं समुपयात्। अस्यां स्थितौ सदा एकगत्यैव समगत्यैव कोऽपि ग्रहः न सरेत् स्वकक्षायाम्। अस्याम् अतः एवं वक्तुं शक्यते यत् यतो हि प्रत्येकं ग्रहस्य गतिः समाना नास्ति स्वस्वकक्षायाम्, अतः नाम प्रत्यहं तु त्यजतु प्रतिक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि न्यूनातिन्यूनं प्रत्यहं तु अस्माभिः स्वीकरणीयमेव। यदि प्रत्यहं ग्रहस्य गतिः परिवर्तमाना अस्ति चेत् अस्यां स्थितौ तस्य प्रत्येकं ग्रहस्य समाना गतिः अथवा एका एव गतिः न स्वीकर्तुं शक्यते। अस्यां स्थितौ तस्य या समाना गतिः, एका गतिः गणितबलात् अस्माभिः आनीता, सा गतिस्तु मध्यमा गतिः इति आभाषि मया गतकक्षायामेव। तत्र इदमपि अहम् अवोचं यत् यः कोऽपि ग्रहः विद्यते, असौ ग्रहः कमपि केन्द्रं मत्वा यदा एकस्मिंश्चित् वृत्ताकारपथे भ्रमति चेत् तत्र बाह्यप्रभावाः न भवन्ति चेत् अस्यां स्थितौ तस्य ग्रहस्य गतिः समाना, अपरिवर्तमाना, नियता स्यात् इति। ठीक। लेकिन जब ये हो गया कि उसका केंद्र तो निश्चित है, और अगर हम उसका केंद्र भू केंद्र भी एक थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भू केंद्र निश्चित कर लेने के बाद फिर दूसरा जो होगा वो क्या होगा कि वह भू केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार घूमे। 3 शर्तें हैं, जबकि आप ग्रह को कह सकते हैं कि वो समान गति से भ्रमण कर रहा है। पहला क्या है? पहली शर्त यह है, तो देखिए, पहली बात तो ये है ना कि वो ग्रह पृथ्वी के मध्य ग्रह की गति कांस्टेंट होने में, व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। कस्यचिदपि ग्रहस्य अथवा प्लैनेट कस्यचिदपि ग्रहस्य नियतगतौ कारणं किं विद्यते इति काचित् विचिकित्सा, जिज्ञासा। तर्हि तत्र कारणानि 3। प्रथमं तावत् ग्रहः भूकेन्द्रं मत्वा भ्रमणं कुर्यात्। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि, इसको थोड़ा हटाइए, इसको नीचे रखेंगे। पहली क्या हो कि भू केंद्राभिप्रायिक
गति ही। जियोसेंट्रिक मूवमेंट मस्ट बी द इसेंशियल थिंग है। इफ यू वांट टू assume that a particular planet's movement is already constant, यदि अगर हम ऐसा सोच लें कि किसी भी ग्रह की गति बराबर है, मध्यम गति ही है, उसकी एक नियत गति है, तो ऐसे में उसकी शर्तें क्या क्या होंगी उसको ऐसा होने के लिए? पहला, उसे भूकेंद्राभिप्रायिक होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा क्या? दूसरा ये होना पड़ेगा कि वह वृत्ताकार भ्रमण करे, वृत्ताकार भ्रमण पथ। और तीसरा क्या होगा? तो वृत्ताकार भ्रमण मार्ग भविष्यति। और तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि बाह्य प्रभावाः न स्युः। ये तीन कंडीशन अगर होगी तो कोई भी ग्रह की गति बराबर होगी, समान होगी, हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली क्या कि भूकेंद्राभिप्रायिक गति हो। जब भी वो जब भी वो चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी को केंद्र मानकर लगाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि वह पृथ्वी के केंद्र लगाकर तो केंद्र मानकर तो चक्कर लगाए, लेकिन वो जो चक्कर लगाए वो वृत्ताकार हो। और तीसरी क्या शर्त है? तीसरी शर्त है कि उस पर कोई भी बाह्य प्रभाव न पड़े। अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह मध्यम गति से चल रहा है, या एक नियत गति से। मध्यम गति मतलब आप सही यूँ समझ लीजिए कि नियत गति से हमेशा चल रहा है। अब हम इसको देखें तो इनमें से एक भी या कम से कम दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी किसी भी ग्रह के भ्रमण काल के भ्रमणावधि के दौरान। इसलिए हमको ये कहना पड़ता है कि जो ग्रह है वो नियत गतिक नहीं है। कैसे? अब आप देखिए, इसको देखते हैं। पहला देख लीजिए। पहला क्या है? आप ये लीजिए, ये ग्रह की कक्षा, एक भ्रमण पथ हमने बनाया और हमने मान लिया कि वो वृत्ताकार है। तो चलिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि वो वृत्ताकार है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। वृत्ताकार ये भ्रमण पथ है। एक यहाँ पे ग्रह मान लीजिए, ये एक ग्रह है, कश्चन ग्रह विद्यते, ठीक। तो एक ग्रह है जो कि वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कर रहा है। एक कश्चन ग्रह विद्यते, असौ ग्रह कस्मिंश्चित् वृत्ताकार पथे परिभ्रमति इति। तर्हि अयम ये जो इसकी शर्त है वो क्या हो गई? ये पूरी हो गई। अब दूसरे को देखते हैं। क्या कहते हैं कि भूकेंद्राभिप्रायिक। तो भूकेंद्राभिप्रायिक होने के लिए क्या होना चाहिए? भूकेंद्राभिप्रायिक होने के लिए इस भ्रमण पथ के केंद्र में पृथ्वी होनी चाहिए। पृथ्वी यही होनी चाहिए ना। तभी तो आप कह सकते हैं कि भूकेंद्राभिप्रायिक मतलब कि भू केंद्र ही अभिप्राय है। भू का केंद्र ही उसका अभिप्राय है, केंद्र है, यानी कि भू ही उसका केंद्र है। तो पृथ्वी केंद्र में होगी तब ये ग्रह चक्कर लगाएगा। तब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी से अगर ये वृत्ताकार ग्रह वृत्ताकार पथ में भ्रमण कर रहा है तो चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये जो ग्रह है वो चाहे वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं पे भी रहे, इसकी पृथ्वी से दूरी बराबर होगी। यही तो मतलब हुआ ना। इसका और क्या मतलब है? ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है और ये दूरी है, ये सारी की सारी दूरी बराबर होंगी। ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया जी। तो क्या हो जाएगा? ऐसे में जी ए is equivalent to GB is equivalent to GC is equivalent to GD is equivalent to GE is equivalent to G is equivalent to GE and so on। इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, है ना। हर एक
मैंने कि ये जी से जी ए बराबर जी बी बराबर जी सी बराबर जी डी बराबर जी ई बराबर जी एफ है एंड सो ऑन। इस तरीके यानी किसी भी इस भ्रमण पथ पर ये ग्रह कहीं पर भी हो, पृथ्वी से इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये भूकेंद्राभिप्रायिक ये जो शर्त है ये भी सेटिस्फाई करती है, कंडीशन अवस्था ये मानी जाएगी। लेकिन इसमें दोष है, इस नियम में। क्या? इस परिकल्पना में दोष ये है कि हमें ग्रह कभी इस पृथ्वी से दूर दिखाई देता है और कभी पृथ्वी के समीप दिखाई देता है? इसका मतलब क्या हुआ? तो जब पृथ्वी से दूर अच्छा अब देखिए, पहले इसको हम जो हम मध्यम की बात कर रहे थे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या हुई, पहले इसी की बात करते हैं। तो दूसरी बात क्या हुई? पहली बात क्या हुई कि ग्रह वृत्ताकार पथ में भ्रमण करे, एक सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ग्रह पृथ्वी को केंद्र मानकर इसके चारों ओर परिभ्रमण करे, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, इस भ्रमण पथ पर कोई भी बाह्य प्रभाव न हो। अगर ऐसा होता है तो इस ग्रह की गति, जो ये ग्रह है, ग्रह गति ही सर्वदा समाना, एक ही ग्रह रहेगी। ठीक है? द स्पीड विल बी कांस्टेंट एट एनी गिवन कंडीशन, इन एनी गिवन कंडीशन, किसी भी एट एनी जंक्चर ऑफ दिस ट्रैवर्सिंग। इस ट्रैवर्सिंग में, इस बारे भ्रमण में उसका क्या होगा? किसी भी कंडीशन में उसकी गति समान रहेगी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तब। ठीक है? अब लेकिन अब हम तो ये हो गया, इसे ही आप कहते हैं। तो फिर ये जो गति आप ले आते हैं ना, गति के बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि एक कल्प में इतने भगण, तो इतने दिनों में, कल्प से लेके आज तक के दिनों में कितने भगण, ये इससे जो निकलेगा स्पीड वही इसकी मध्यम गति या दैनिक गति या नियत गति रहेगी, जो कि हमेशा बराबर रहेगी अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो पहला कि ग्रह वृत्ताकार पथ में भ्रमण करे, दूसरा कि वह पृथ्वी को केंद्र मानकर भ्रमण करे, और तीसरा इसके भ्रमण पथ पर कहीं भी कोई भी बाह्य कारक इसको प्रभावित न करे। ठीक? ऐसी कंडीशन में इसकी गति मध्यम रहे, एक ही गति रहेगी। हैं? लेकिन तो इससे क्या होगा? इससे आप किसी भी दिन ग्रह की गति, ग्रह को निकालना होगा तो आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करना है। अगर ये स्थिति है तो सिंपल कैलकुलेशन से माथा फोड़ी की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करेंगे आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 1,00,000 दिनों में 1,000 चक्कर, तो कल्प के आरंभ से लेकर आज तक मान लीजिए 5,000 दिन हो गए या 50,000 दिन हो गए। 50,000 दिनों में कितने चक्कर? तो 500 चक्कर। और ग्रह मेष पर सीधे सीधे प्रत्येक ग्रह का बता देंगे आप, कल्प के आरंभ में जहाँ थे वहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके एक सिंपल एवरेज मैथमेटिक्स से आप ग्रह की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इट्स नॉट दैट मच ईजी। हाँ, तो जब ये केक वॉक नहीं है तो फिर अब इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं? तो ट्विस्ट एंड टर्न्स ये हैं कि पहली बात, पहला झटका क्या लगेगा कि भैया यह जो भ्रमण पथ है, इस भ्रमण पथ पर ग्रह पृथ्वी से भ्रमण करते हुए कभी दूर होता है, कभी यहाँ होता है यह ग्रह, कभी समीप होता है। तो जब दूर होता है और समीप होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो ही हो सकता है। क्या? या तो ग्रह की कक्षा वृत्ताकार नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक, पहली बात। दूसरा कि इसका केंद्र, अगर इस प्रकार का हम एक वृत्त बनाते हैं, ये इस तरीके का हम वृत्त बनाते हैं, तो ऐसे में अब देखिए इसका केंद्र भू केंद्र नहीं है, बल्कि इस जगह इसका केंद्र है ना? यही तो मतलब हुआ ना, यही इसका रिजल्ट। तो हम इसका कंक्लूजन तो यही हुआ कि दो अर्थ ही, इनमें से कोई एक अर्थ होगा। क्या? पहला कि यह ग्रह कक्षा, इसका ग्रह की कक्षा वृत्ताकार नहीं है। अगली कक्षा कैसी है? बल्कि ग्रह की कक्षा ओवल शेप्ड है।
ओवल शेप्ड है। कैसे होगी ग्रह की कक्षा? ऐसे होते हुए और ऐसे, ये इस प्रकार की बनेगी। तो ओवल शेप्ड, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो इसके दो में से कोई एक निष्कर्ष होंगे। पहला क्या निष्कर्ष होगा? क्यों, किसके आधार पर निकाला? ये उच्च और नीच बिंदु के आधार पर। पहला तो इनमें से कोई एक आपको निष्कर्ष चुनना पड़ेगा। क्या? ए निष्कर्ष है कि ग्रह वृत्ताकार पथे न भ्रमति अपितु दीर्घवृत्ताकार पथे भ्रमति। ये निष्कर्ष निकाला आपने, जो कि केपलर ने निकाला, कि उसने कहा कि नहीं दीर्घवृत्ताकार ग्रहों की कक्षाएं हैं, ये नहीं है, वृत्ताकार नहीं है। ये निष्कर्ष केपलर ने दिया। अच्छा, फिर हमको क्या कहना पड़ेगा? अगर आप इस निष्कर्ष को नहीं ड्रॉ करते हैं, इफ यू डोंट ड्रॉ दिस कंक्लूजन, देन यू हैव टू ऑप्ट द अनदर कंक्लूजन। एंड व्हाट इज दैट? बी ऑप्शन क्या है आपके पास? बी ऑप्शन है कि आप यह कहें कि नहीं, हमको ये इष्ट नहीं है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो हम क्या कहेंगे? यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये, कि ये ग्रह जिस वृत्त में भ्रमण कर रहा है, ये वाला, ये देख रहे ना, ये इसका सेंटर पॉइंट पृथ्वी नहीं होके बल्कि कुछ और है। इसी को स्वीकार किया प्राच्य खगोलविदों ने। क्या कहा कि नहीं, हम दीर्घवृत्ताकार को नहीं स्वीकारेंगे। हम किसको स्वीकारेंगे? हम ये स्वीकारेंगे कि पृथ्वी इसके केंद्र में नहीं है। ये जो इसका वास्तविक भ्रमण पथ है ग्रह का, इस भ्रमण पथ का केंद्र पृथ्वी ना होकर पृथ्वी से ऊपर है, ये कह दिया उन्होंने। और तो ये दूसरा निष्कर्ष कि ग्रह भ्रमण वृत्तस्य केंद्रम न भू केंद्रम, ये कह दिया उन्होंने, बात खत्म। तो अब पहली चीज क्या हो गई? तो पहली चीज तो आपकी यही गलत हो गई। क्या? कि भू केंद्राभिप्रायिक नहीं है, रूल आउट हो गया। ये सेटिस्फाई नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई। ठीक, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, आप वृत्ताकार भ्रमण मार्ग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और अगर आप इसको मानेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर आप भू केंद्राभिप्रायिक की जिद रखेंगे तो फिर आपको दीर्घवृत्ताकार कक्षा लेनी पड़ेगी। कौन वाली? ये वाली, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक, और अगर आप भू को केंद्र में नहीं मानेंगे, तब आपको ये रूल आउट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? वृत्ताकार आप मान रहे हैं तो फिर भू केंद्राभिप्रायिक नहीं रहेगा, है कि नहीं? कोई एक आपको लेनी पड़ेगी। या तो आप कहिए कि वृत्ताकार भ्रमण मार्ग नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार भ्रमण मार्ग है, यूं ऐसे, ठीक, दीर्घ वृत्ताकार है। और अगर दीर्घ वृत्ताकार कहेंगे तो फिर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वृत्ताकार है, तो जब इसको मानेंगे तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि ये जो भ्रमण पथ है, इस भ्रमण पथ का केंद्र भू नहीं होके बल्कि उससे ऊपर या नीचे कहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से इनमें से एक कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसी जगह कांस्टेंट जो गति है ना, यहीं ये झोल मच जाएगा, यही मामला खराब हो जाएगा कि भैया समाना गति तो हो ही नहीं सकती दीर्घवृत्ताकार में। या अगर आप उच्च और नीच बिंदु मान रहे हैं ग्रह का वृत्ताकार पथ में, तो उच्च बिंदु वह बिंदु है जो कि सबसे दूर है, और निम्न बिंदु वह बिंदु है जो कि सबसे नजदीक है। तो सबसे नजदीक पृथ्वी से रहेगा तो इसकी गति में कुछ न कुछ तो अंतर आएगा, गति में। ऐसे ही जब सबसे दूर होगा तो गति में कुछ अंतर आएगा, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। तो गति में परिवर्तन की बात तुरंत आ गई। तो ऐसे में गति समाना नहीं रही, मध्यम गति नहीं रही, यानी मध्यम गति या मध्यम ग्रह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मध्यम गति से तो एवरेज प्लैनेट, मीन प्लैनेट आप ले आएंगे। तब ऐसे में फिर आपको कहना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक तीसरी बात उन्होंने कही आरंभ में ही, कि इस पर बाह्य कारक भी प्रभाव डालते हैं भ्रमण पथ के। वो बाह्य कारक क्या हैं? वही
अदृश्य रूपा कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिता शीघ्रमंदोच्चपादाख्या ग्रहाणाम गति हेतवः। शीघ्रोच हुए, मंदोच हुए, पात हुए, ये सारे के सारे बाह्य कारक हैं जो प्रभावित कर देते हैं ग्रह की गति को। तो दो चीजें आपको ऐसी दिखी जिन्होंने क्या कर दिया, ग्रह की गति को प्रभावित कर दिया। और जब ग्रह की गति प्रभावित हो जाएगी तब फिर आप ये नहीं कह सकते, नाउ यू कैन नॉट एबल टू से दैट द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट इज कांस्टेंट। नो, तब आपको कहना पड़ेगा नहीं साहब, अब तो इसकी आपको ग्रह की गति निकालनी पड़ेगी प्रतिदिन की ग्रह की गति निकालिए। तो प्रतिदिन की ग्रह की गति जब भिन्न भिन्न होगी तो आज जो गति रहेगी उससे ग्रह जहां पहुंचेगा, कल उस जगह, कल उतनी दूरी नहीं तय करके उससे कम या ज्यादा दूरी तय करेगा। इसलिए प्रतिदिन ग्रह के परीक्षण की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह में अंतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी मध्य और स्पष्ट ग्रह के अंतर को आप क्या बोलते हैं, ये फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। अब उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा कहना था। हमको ये बात आपसे यहाँ कंप्लीट हुई। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे हैं, क्योंकि मध्यम गति और स्पष्ट गति या मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह, इनको मुझे आपके सामने इस तरीके से इसको रखना आवश्यक था। अब हम आगे बात करते हैं। जब उन्होंने ये कह दिया कि दो चीज़ें हो गई, एक तो इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा आपको, या तो भूकेंद्राभिप्रायिक मानिए या वृत्ताकार मानिए। उन्होंने कहा नहीं वृत्ताकार मानेंगे और हम ये कह देंगे यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो ना से मध्यम कुमध्ये। तो इसलिए भूकेंद्राभिप्रायिक उन्होंने रूल आउट कर दिया, ये ले लिया। और फिर दूसरा स्वीकार किया ये कि बाह्य प्रभाव से प्रभावित होता है, और वो बाह्य प्रभाव उन्होंने कहा शीघ्रोच्च हैं, मंदोच्च हैं, पात हैं, ये सब। ठीक। तो अदृश्य रूपा कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिता शीघ्रमंदोच्चपादाख्या ग्रहाणाम गति हेतवः। तद अब जब ये हैं, ये जो शीघ्र मंदोच्चपात इत्यादि जो बिंदु हैं, क्या करते हैं, ये बाह्य चीज, बाह्य जो कक्षायाम ये बाह्य स्थाः नाम बाह्यस्था अर्थात ग्रहातिरिक्ताः ये बिंदवः स्थान विशेषाः वा सन्ति, ये प्रभावयन्ति। ते कथं प्रभावयन्ति इत्यस्मिन् विषये असौ ब्रवीति। किं कि तद्वातरश्मिभिर्बद्धाः तैः सव्येतरपाणिभिः प्राक् पश्चादपकृष्यन्ते यथा सन्नं स्वदिङ्मुखम्। कि तैः सव्येतरपाणिभिः, ए डोरी लगाते हैं और खींच लेते हैं अपने हाथों से, इससे बाएं हाथ से और चाहे दाएं हाथ से, सव्य चाहे अपसव्य हाथों से खींचते हैं। ये जो उच्च है, नीच है, चाहे पात हैं, ये खींचते हैं। अब ये कल्पनाएं हैं, किसी भी चीज को कहने का एक अंदाज़े बयां है, कहने का तरीका है। उन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई वहां पे देवता लोग हैं, क्योंकि जो शक्ति विशेष है, शक्ति विशेष जब रहेगी कहीं पे कोई, तो वो शक्ति का प्रमाण ही यही है कि वह कुछ न कुछ करे। शक्ति का कार्य है, कारण है तो कार्य भी होगा। शक्ति है तो कुछ कार्य होगा। वह कार्य क्या है, वही कार्य है विक्षेप। गति में वैमत्य, गति में वैषम्य। तो गति में वैषम्य परटर्बेंस ले आते हैं वो, है ना, गति में एक विक्षोभ ले आते हैं। तो गति कभी कम कभी ज्यादा होती है। गति जब कम होगी तो जो मध्यम गति अधिक होगी, स्पष्ट गति कम होगी, है। मध्यम गति कम अधिक होगी तो क्या होगा, देखिए ये है। क्या इन्होंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो ये उच्च नीच और पात इत्यादि हैं, वो क्या करते हैं, ये अदृश्य शक्तियां हैं। तो शक्तियां हैं तो ये कुछ काम करती हैं। वो काम क्या होता है, वो काम होता है ग्रहों को खींचने का। मैंने कि शक्ति है तो कुछ काम होगा, तो ग्रह की गति में ही कुछ न कुछ चेंज ले आएंगे, परिवर्तन ले आएंगे। तो ग्रह की गति में परिवर्तन क्या ले आते हैं, ये परिवर्तन ये ले आते हैं कि इसको बाएं से और चाहे दाएं हाथ, ये है ना, ये उच्च, ये शक्ति क्या करेगी, ये शक्ति ग्रह अगर इधर है तो ऐसे खींच लेगी, ए इधर आओ जी, और अगर इधर है तो ऐसे खींच लेगी, इधर आओ, हैं। दोनों हाथों से पकड़ के इसे कैसे ये खींचेगी, कैसे खींचेगी, तो इधर से ऐसे खींचेगी, इधर से ऐसे खींचेगी। जी,
ये जो उच्च है, ये उच्च कैसे खींचेगा, इधर से ऐसे खींचेगा, इधर से ऐसे खींचेगा। तो सव्य इतर पाणी भी, है ना, सव्य दक्षिण और अपसव्य, ठीक, सव्य और अपसव्य हाथों से इसको खींचता है ग्रह को। शक्ति है ना, शक्ति है तो कुछ खींचेगा, आकर्षण करेगा। तो ग्रह को जब खींचता है तो क्या होता है, जब इधर से ऐसे खींचता है इस तरफ से तो ये खिंचा जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है। जब इसके समीप आता है तो गति बढ़ जाती है तो क्या होगा, स्पष्ट गति, जब आपकी एवरेज स्पीड से ज़्यादा गति हो जाएगी, मान लीजिए आपकी एवरेज स्पीड है 20 और आपको किसी ने खींच दिया तो गति क्या हो जाएगी, 20 से सीधे 30 हो गई। तो 30 हो गई तो आप जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ ना होकर आप उससे आगे रहेंगे। एवरेज ऑन एन एवरेज जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ ना रह के आप उससे आगे रहेंगे, ठीक। अगर जब इसने खींच लिया इस तरफ से ऐसे पकड़ के, और जब आप इसके आगे इधर गए तो इसने क्या किया, आपको फिर खींचा इधर से पकड़ के ऐसे, तो इधर से पकड़ खींचा तो क्या हुआ, अब आप खिंचा गए इसकी तरफ, तो अब आपकी गति कम हो गई है, ठीक है ना। तो आपको कोई आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी की तरफ जा रहे हैं और वो आपको खींच रहा है तो आप जल्दी आएंगे, हैं, और जब आप किसी से दूर जाना चाह रहे हैं तब वो खींचेगा तो आपके दूर जाने की गति कम हो जाएगी, यही तो होगा ना। तो ये इससे दूर जाना चाह रहा है और इसने पकड़ के खींच दिया तो इसकी गति कम हो गई तो ये गति कम होने से ये जहां इसको पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच के पीछे ही रह जाएगा। तो ये जो अंतर है, यही अंतर ग्रह ले आते हैं। इसीलिए उसने क्या कहा, प्राग सव्येतर पाणी तैहि सव्येतर पाणी भी, सव्य और इतर, सव्य और अपसव्य, इन उत्तर और दक्षिण, इन दोनों भुजाओं से यह जो उच्च शक्ति, उच्च नामक शक्ति है वो ग्रह को खींचती, इधर से ऐसे खींचेगी, इधर से ऐसे खींचेगी तो प्राक पश्चात अपकृष्यन्ते, या तो पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर अपकर्षण इनका हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो या तो इसके तो पूर्व की ओर चाहे पश्चिम की ओर, मान लीजिए ये पूर्वाभिमुखी गति है तो इसने पूर्व की ओर अपकर्षण हो गया, इसका आगे की ओर खिंचा गया तो ये आगे हो गया स्पष्ट ग्रह, यानी कि जहां मध्यम गति से गणित से जितना होना चाहिए वहां ना होकर उससे थोड़ा आगे है। और जब इससे इस बिंदु, इस उच्च शक्ति से जब ये आगे की ओर बढ़ा, यानी उच्च शक्ति पीछे हुई तो ये कहती है जाते कहाँ आओ, इधर आओ, तो ऐसे पकड़ खींचती है। तो जब पकड़ के खींचती है तो फिर क्या होता है, फिर इसकी गति कम हो जाएगी क्योंकि इसके विपरीत दिशा में भाग रहा है ना, और तब खींचा इसने तो इसकी गति कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो पश्चात हो जाएगा, ये है इसकी तुलना में ये पश्चात हो गया। तो उसे उन्होंने कहा कि प्राक पश्चात अपकृष्यन्ते यथासन्नम स्वदिग्मुखम, जैसे आसन्न होगा, जैसे वो उसके निकट होगा, वो अपनी दिशा में अपने अभिमुख उसको खींचते हैं, ठीक। इसी बात को कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देखो मैं पढ़ता हूं कि अदृश्य रूपाः न दृश्यानि रूपाणि येषां ते अदृश्य रूपाः भगणाश्रिताः भगणेषु भगोलीय क्रांतिवृत्तानुरूप ग्रह, ये तो बात हो गई थी ये सब की सब, है ना। तो वो शीघ्रमंदोच्चपाता, क्या शीघ्रमंदोच्चपात नाम के जो हैं वो ग्रहों की गति के हेतु, वो ग्रहों की गति में हेतु हैं, मतलब उन्हीं की वजह से ग्रहों में गतियां हैं, वरना ग्रह एकदम चुपचाप सीधे रहे, बस एक जगह जहाँ वहीं रहे, यही उसको खींचते हैं। तो उनके खींचने से ही ग्रह में एक गति उत्पन्न होती है। तो वो ग्रहों की गति में हेतु भी वही है इनफैक्ट। तद्वात रश्मिभिर्बद्धास्तैः पाणिभिः प्राक् पश्चात् अपकृष्यन्ते यथासन्नम सद्विङ्मुखम। ये सारी की सारी बात हो गई। इसको उन्होंने क्या कहा कि स्व कक्षावृत्ते स्व गोलीय क्रांतिवृत्ते मध्यगत्या गच्छन्तो ग्रहाः, जो ये मध्य गति से ग्रह आगे बढ़ते हैं, ग्रहाः शीघ्रमंदोच्चपात रूपदेवैः आकर्षण शक्त्या स्वाभिमुखम च चाल्यन्ते, अपने मुख की ओर वो चाल्यन्ते चलाए जाते हैं। ते यदि उच्चात अग्रे राशि षटकाभ्यंतरे भवेयुः, जब वो उच्च से आगे राशि षटकाभ्यंतरे, ये 6 राशि है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इस 6 राशि के भीतर होंगे अगर उच्चात अग्रे, यदि उच्चात अग्रे राशि षटकाभ्यंतरे भवेयुः तदा उच्चैः सव्याकृष्टत्वान् मध्यग्रहेभ्यः पश्चात स्पष्टग्रहा जायन्ते। तो उच्च से सव्याकर्षण होगा, दाहिने हाथ से पकड़ खींच लेगा उसको, तो खींचेगा तो क्या उन्होंने बोला कि भवे तदा आपस सव्याकृष्टत्वान् मध्यग्रहेभ्यः, मध्य ग्रह की तुलना में स्पष्ट ग्रह पश्चात अपकृष्यन्ते, पीछे की ओर खींच लिए जाते हैं, है ना।
पश्चात स्पष्ट ग्रह जायन्ते। एवं यदि उच्चात पश्चात राशि षटकाभ्यंतरे भवेयु, उच्च के पीछे 6 राशि में हो, इधर हो 6 राशि में, तब क्या होगा? तो कहते हैं उच्चात पश्चात राशि षटकाभ्यंतरे भवेयु तथा अपसव्यापकृष्टाः, अपसव्य से अपकृष्ट कर लिए जाते हैं। तो अपसव्य हाथ से अपकृष्ट करने के कारण मध्य ग्रहेभ्यः अग्रगता, मध्य ग्रह से मध्य, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मध्य ग्रह से आगे, इधर है देखिए, जैसे पीछे की 6 राशियों में हुआ तो मध्य ग्रह से आगे हो जाएगा क्योंकि इधर से खींच लिया जाएगा, और ऐसे ही इधर भी मध्य ग्रह से आगे दिखा। तो मध्य ग्रहात मध्य ग्रहेभ्यः अग्रगताः स्पष्ट ग्रहा जायन्ते, तो मध्येतरा गति उत्पद्यते, इसलिए मध्य से इतर जो स्पष्ट गति है वो उत्पन्न होती है। अतएव ग्रहाणाम राश्यादि ज्ञाने शीघ्रोच्चादि कारणीभूताः स्पष्टी क्रिया समुद्भूता इति दिक्। हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। अब ग्रहों की गति में तो मेरे ख्याल से ये बात तो हो गई। और कह देते हैं, फिर उसके बाद इस चित्र पर भी बात कर लेंगे। क्या कहते हैं, देखिए कि प्रवाहाख्यो मरुत्तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत् पूर्वापकृष्टास्ते गन्ते गतिं यान्ति पृथग्विधाम, पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिं यान्ति पृथग्विधाम। कि प्रवाहाख्यो मरुत्तांस्तु स्व उच्चाभिमुखम ईरयेत्, वो ठेलती है उसको, अरे भाई चलो उच्च की ओर चलो 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 चलो। तो वहाँ प्रवाह नामक वायु भी अपना काम कर रही है। तो प्रवाह वायु नामक वायु जब अपना काम करती है तो वो उच्च की ओर उसको ठेलती है, चलो अब चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, है ऐसे ठेल रही है उनको। ठीक, तो सोच्चाभिमुखमीरयेत् पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिं यान्ति पृथग्विधाम, और पूर्व और अपर की ओर जो अपकृष्ट हो रहे हैं ते वो उनकी एक अलग प्रकार की गति है। यानी बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने ये कहा कि भाई, ये कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि ग्रहाणाम गति है, तो वह ग्रहों की गति में वो हेतु हैं, तो फिर वो ये क्या करते हैं, प्रवाह नामक वायु क्या से इसे क्या करती है? प्रवाह नामक वायु भी तो उनको प्रेरित कर रही है, तो प्रेरित कर रही है तो वो पश्चिमाभिमुख भ्रमण में प्रवृत्त हैं, तो ग्रह गतिमान तो हैं ही। तो उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन उनका जो पूर्वापर अपकर्षण है, यानी कि मध्य ग्रह से पीछे की ओर हो जाना, चाहे मध्य ग्रह से आगे की ओर चला जाना है, ये जो उनकी ग्रह की में जो उनके ग्रह में ग्रह की स्थिति में अंतर आ रहा है, उसमें कारण कौन दिया? उसमें उन्होंने कहा कि ये जो उनकी पृथक विधा गति है, इसमें कारण शीघ्र मंदोच्चपात ही नामक शक्तियां ही हैं, इसको ध्यान रख लेना चाहिए। है यही उन्होंने बोला कि पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिम यान्ति पृथक विधाम। उनकी अतः कारणात् स्वच्छदैवितैः प्रवाहानिलेन च पूर्वापरापकृष्टा पूर्व पश्चिम दिशोश्चालिताः सन्तः ते ग्रहाः पृथक विधाम अनियताम मध्य पृथक विधाम गतिम। अच्छा, अब यहाँ पृथक विधाम गतिम का यह भी अर्थ कर सकते हैं आप कि एक जो गति है उसकी, देखिए जो प्रवाह नामक वायु से प्रेरित गति है वो तो समान है, क्योंकि वो 24 घंटे में घुमा के उसी जगह ले आएगी। लेकिन जो ग्रह की अपनी गति है वो पृथक विधा है, वो प्रवाह जनितातिशय वेग से उत्पन्न गति से भिन्न गति है। तो वह जो पृथक गतित्व है, उस पृथक गतित्व में कारण कौन हुआ? तो शीघ्र मंदोच्चपातादि देव हो गए उसमें कारण, है ना। तो इसलिए मध्य ग्रह से, इसीलिए क्यों, यतो ही ते पृथक विधाम गतिम उपयांति अतएव तेषाम मध्य ग्रहेभ्यः स्पष्ट ग्रह भिन्नत्वम उपयाति, है वो भिन्न हो जाता है, उसमें एक अंतर आया, अंतरत्वम आगच्छति। ठीक है। अब कहते हैं उच्च गतिक प्राग पश्चात ग्रहापकर्षण स्थिति माह ग्रहात प्राग भगणार्धस्थः प्रांग मुखम कर्षति। जो बात अभी कही उसी चीज को वो कह रहे हैं। ग्रहात प्राग भगणार्धस्थः प्रांग मुखम कर्षति ग्रहम उच्च संज्ञो परार्धस्तस्तद्वत् पश्चान् मुखम ग्रहम। कि यदा उच्च संज्ञो देवः मध्य ग्रह स्थानात् प्राग भगणार्धस्थः, हैं क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ग्रहात प्राग भगणार्धस्थः, ग्रह से पूर्व में जो भगणार्ध है, 6 भगणार्धस्थ है, ये 6 राशियों के बीच में प्राग भगणार्ध में। तो प्राग भगणार्ध ये हो गया आपका, भगणार्ध मतलब कि 6 राशि, तो ये प्राग भगणार्ध हो गया, ये पश्चिम भगणार्ध हो गया। तो प्राग भगणार्ध में जब ग्रह रहेगा, ग्रहात प्राग भगणार्धस्थः,
फिर क्या कहते हैं कि प्रांग मुखम कर्षति ग्रहम, ग्रह को पूर्व की ओर खींचता है। और कर्षति चालयति तद्वत् तथैव अपरार्धस्थ, और ग्रहात् पश्चात राशि षटकम, और ग्रह से पीछे के 6 राशियों में राशि षटकम ग्रहम उच्च संज्ञा पश्चान्मुखम पश्चिमाभिमुखम स्वसम्मुखम कर्षति, और जब ये पीछे के 6 राशि में रहेगा तो उसे अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इसी बात को उन्होंने कहा एतेन इदम अवगंतव्यम यदा ग्रहोणम उच्चम मेषादि षड्राशिगतम तदा प्रांगमुखम, जब ग्रह में ग्रहोणम उच्चम का मतलब ये क्या हो गया, उच्च जो राशि है उस राशि में ग्रह को माइनस कर दीजिए आप। क्या उन्होंने बोला, देखिए वो कह रहे हैं कि उच्च माइनस ग्रह है, तो क्या कहते हैं, ग्रहोणम उच्चम मेषादि षड्राशिगतम भवति है, ये अगर उत्तर आता है आपका मेषादि षड्राशिगतम अंतरम यदि विद्यते, तो क्या हो गया, तदा प्रांगमुखम, तो ग्रह तब उस प्रांगमुख है, और तो वो प्रांगमुखम चालयति, पूर्व दिशा में चलाता है इसको। अगर उच्च से ग्रह के बीच का अंतर मेष से कन्या के बीच में है, यानी इन दोनों को अंतर कर लीजिए, मान लीजिए उच्च का है ये 2 राशि 10 अंश, ठीक, और ग्रह है 5 राशि 10 अंश, तब इनका अंतर निकाल लीजिए आप। तो अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंतर निकालेंगे तो आएगा 2 में 12 जोड़ दीजिए, 14 में से 5 गया 9 राशि आ गया। देखिए तो 9 राशि अंतर है, इसका मतलब कि ये ग्रह को पश्चिम की ओर खींचेगा है। और जब ये अंतर 6 राशि के भीतर होगा, ये तो 9 राशि हो गया ना कि मेष से, अब 9 राशि का मतलब क्या हुआ, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या से बाद में है, तुला वृश्चिक नहीं धनु है, तो धनु आया अंतर, तो इसलिए क्या हो गया, ग्रह को पश्चिमाभिमुख आकर्षित करेगा, पश्चिम की ओर खींचेगा। यानी कि ठीक बात समझ में आ गई ना। तो अगर ये ग्रह की यूं गति आप मानते हैं, कैसे, इस प्रकार से गति मानते हैं आप हैं, ये अगर पूर्वाभिमुखी गति इस प्रकार से मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ जो ये खींचा इसने, ये पश्चिमाभिमुख हुआ कर्षण, और ये पूर्वाभिमुख कर्षण हुआ जब इस तरफ है, ये जो है ये क्या हुआ, ये पूर्वाभिमुख कर्षण है, ये देख रहे ना ये वाला। तो पूर्वाभिमुख कर्षण में को कैसे जानेंगे आप, अगर उच्च में से ग्रह को घटाइए, अगर वो मेषादि 6 राशि का अंतर आता है तो आप क्या समझेंगे कि उच्च इसको पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर आकर्षित करेगा है, यानी इस तरफ इसकी स्थिति है। और अगर उच्च में ग्रह का अंतर घटाने पर 9 राशि माने मेष 6 राशि से अधिक आता है तो इसको वो पीछे की ओर खींचेगा, पश्चात आकर्षण करेगा, जैसे यहां इसने किया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो यही वो कह रहे हैं कि उच्च संज्ञो परार्धस्थस् तद्वत् पश्चान्मुखम ग्रहम, कि यदा ग्रहोणम उच्चम मेषादि षड्राशिगतम भवति, ग्रहोणम उच्चम, ध्यान रखिएगा, यानी कि ग्रह को घटा लीजिए उच्च में से, अगर ये मेषादि 6 राशि के बीच में आता है इसका राशि, तो वो प्रांगमुख खींचेगा। ये स्थिति रहेगी इस प्रकार से। अगर ये पूर्वाभिमुखी गति हो रही है तो ये पूर्व की ओर खींच लेगा इस तरीके से। और अगर उच्च में से ग्रह को घटाने पे अंतर 6 राशि से अधिक होता है तो इसका मतलब ये पीछे की ओर खींचेगा, इसको पश्चान्मुखम कर्षति। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसी बात को उन्होंने कहा। फिर क्या कहते हैं कि सोच्चापक्लिष्टाः भगणैः प्राङ्मुखं यान्ति यद्ग्रहाः तत्तेषु धनमित्युक्तं फलं पश्चान्मुखेश्वरिणम्। क्या बोलते हैं कि स्वोच्चापक्लिष्टाः स्व उच्चैः चालिताः, अपने उच्च से जब वो अपकृष्ट किए जाएंगे यानी खींचे जाएंगे, इसके द्वारा इसका आकर्षण होगा, चाहे पूर्वाभिमुख कर्षण हो और चाहे पश्चिमाभिमुख कर्षण हो, जैसे भी हो। सव्येतर पानी से या तो पूर्वाभिमुख खींचेगा या पश्चिमाभिमुख खींचेगा। जब पूर्वाभिमुख खींचेगा तो क्या होगा, मध्यमक स्पष्ट ग्रह आगे पूर्व की ओर आगे हो जाएगा, मध्यमक ग्रह पीछे हो जाएगा। जब पश्चात कर्षण करेगा तो पीछे खींचने के कारण स्पष्ट ग्रह पश्चिम में रह जाएगा, मध्यमक ग्रह पूर्व की ओर आगे रह जाएगा। ठीक,
यही वो कह रहे हैं कि स्वोच्चापकृष्टा भगणैः प्रांगमुखम यान्ति ग्रहाः, और जब वो प्रांगमुख होगा तब क्या हुआ, तत्तेषु धनम इत्युक्तम, तब आपको धन करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए यहाँ है ग्रह इस जगह और ये पूर्वाभिमुख चलेगा, तो पूर्वाभिमुख चलेगा मतलब कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ मान लीजिए यहाँ मेष ये है कुंभ राशि का 5 अंश, ठीक, ये मध्यम मान लीजिए आप, और इसने खींचा पूर्व की ओर, तो स्पष्टग्रह क्या होगा, कुंभ राशि के 5 अंश पे नहीं होगा ना, ये तो कहाँ होगा, यहाँ पे, इधर तो पूर्व की ओर खींचेगा तब तो आगे बढ़ेगा, तो 11 राशि मान लीजिए ये 7 अंश पे है, ठीक, तो इन दोनों का अंतर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में इतना आपने जोड़ा ना, तो वही वो कह रहे हैं कि जब प्रांगमुख कर्षण होगा तब तेषु धनम इत्युक्तम, तो जो मध्यम ग्रह आया है ना उसमें आप जोड़ देंगे तो आपको स्पष्ट ग्रह मिलेगा। तो तेषु धनम इत्युक्तम फलम, जो फल है ना उस फल को आप जोड़ेंगे। फल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह का जो अंतर है उसे फल बोलते हैं। किसे, ये जो है ना ये, इसे हमने क्या बोला, इसे ही कहा है फल, यही है फल। ये मौसो यही क्या है, फलम, चाहे आप कह सकते हैं सामा, ये भी फलम है, ये फलम 1 कह दीजिए, फलम 2 कह दीजिए, और ये मी सी ये क्या है, इसको फलम 3 कह लीजिए, और मी सी ये फलम 4 कह लीजिए। तो फलम मतलब क्या हुआ, मध्यम और स्पष्ट ग्रह का जो अंतर है, इनका जो पोजिशनल जो डिफरेंस है, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस जो है, यही क्या हो गया, इसे ही हम फल कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जितना फल है, अब ये इसका क्या फल हुआ भाई, यहाँ अगर 11-5 है और इसके इन दोनों का, और यहाँ 11-7 है, तो इनमें इनका फल कितना हुआ, 2 डिग्री फल हुआ। यही 2 डिग्री फल आप मध्यम ग्रह में जोड़ देंगे, जो फल है उस फल को आप मध्यम ग्रह में 2 डिग्री जोड़ेंगे तो 11-7 आपको स्पष्ट ग्रह मिलेगा। तो तत्तेषु धनम इत्युक्तम फलम, फलम धनम इत्युक्तम, फलम धनम इति, फल को धन ऐसा कहना चाहिए, करना चाहिए, ठीक। और तत्तेषु धनम इत्युक्तम तत्तेषु धनम इत्युक्तम फलम पश्चान मुखेषु ऋणम, और अगर पश्चिम की ओर खींच रहा है तब क्या करेंगे आप, फल को माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ मान लीजिए फल है 2 राशि 5 अंश, तो यहाँ क्या फल होगा, ये पश्चिम की ओर गया है, पश्चिम की ओर तो कम होगा ना, तो 2 राशि 3 अंश मान लीजिए, तो यहाँ फल ये कितना हुआ, मौसम कितना हुआ, मौसम फल में आपका 2 अंश, इसी 2 अंश को आप माइनस करेंगे मध्यम ग्रह में तो आपको स्पष्ट ग्रह मिलेगा, है, यानी 2 राशि 5 अंश में 2 अंश फल को माइनस किया तो हमको स्पष्ट ग्रह मिला 2 राशि 3 अंश। क्लियर है। तो इस तरीके से इसी बात को उन्होंने कहा कि स्वोच्चापकृष्टाः भगणैः प्रांगमुखम कर्षति प्रांगमुखम यान्ति यद्ग्रहाः तत्तेषु धनमित्युक्तम फलम पश्चान्मुखेषु। ठीक, अगर पश्चिमाभिमुख फल है तो ऋण करना पड़ेगा, और अगर पूर्वाभिमुख आकर्षण है तो धन करना पड़ेगा, फल को जोड़ना पड़ेगा मध्यम ग्रह। क्लियर हो गई बात। अब वो क्या कहते हैं, दक्षिणोत्तरतोप्येवं पातो राहुस्वरम हसा विक्षिपत्येष विक्षेपम चंद्रादीनाम अपक्रमात्। अब इसको कल कहेंगे। अब इतनी जो ये हमने 5 श्लोक हुई, अब इन 5 श्लोकों के बारे में कुछ बातें और जो यहाँ पे हमने लिखी थी उनको कह के और बात फिर समाप्त की जाएगी। ये जो गचर पचर है इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ। ये जो चित्र है, हालांकि ये सारी की सारी बातें इसमें कह दी गई, लेकिन तब भी तो ठीक है ना, इसको भी इरेज कर देते हैं। ज़्यादा लिख जाता है ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बड़ा या तो हो, बड़ा जब रहता है तब फिर या तो बात समझ में आती है। तो अब देखिए यही है। अब ये देखिए ये उच्च बिंदु है, ये चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार से। ये
ग्रह इस प्रकार से भ्रमण कर रहा है, ऐसे ये पूर्वाभिमुख भ्रमण है इसका। और कुछ बातें हमने इसमें बता दी हैं कि यहाँ पर क्या होगा, उच्च को जानने का क्या तरीका बताया मैंने कि भाई उच्च पर क्या होगा, स्पष्ट ग्रह अत्यल्प हो जाएगा, गति इसकी क्या होगी, अत्यल्प हो जाएगी, क्योंकि वो दूर है ना। तो दूर होने की वजह से, किससे दूर है, पृथ्वी से, तो पृथ्वी का आकर्षण इस पर कम काम करेगा। तो पृथ्वी का आकर्षण बल जब कम काम करेगा तो गति अपने आप कम हो जाएगी, बल अधिक काम करेगा तो गति भी बढ़ जाएगी। तो बल कम काम करने के कारण, दूर होने के कारण इसकी क्या हो जाएगा, गति कम हो जाएगी। तो यहाँ गति सबसे कम होगी। इसका जो ग्रह जब भ्रमण करेगा इस भ्रमण पथ पे, तो यानी इसको उच्च स्थान को पहचानने का तरीका क्या हुआ, यदा ग्रहस्य गति ही सर्वाल्पा ततः अल्पीयसी गति ही न प्रत्यक्षीकृता तर्हि असौ बिंदु उच्च बिंदु इति भवितुम शक्नोति। तो अब स्पष्ट गति, और यहाँ क्या होगा, स्पष्ट गति अत्यल्प हो जाएगी, और यहाँ क्या होगा, मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी, इन जगहों पे तो नहीं होंगे, इन जगहों पर तो ये यहाँ पैसे ये ले जाएंगे, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, लेकिन इस जगह पे यहाँ उच्च पर स्पष्ट ग्रह भी यहीं, मध्यम ग्रह भी यहीं, ठीक। और उच्च से 180 डिग्री पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी बिंदु पर, यहाँ आप क्या कर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गति सर्वाधिक रहेगी इस बिंदु पर है। और यानी कि जितनी भी दस्य ग्रह भ्रमण काले सर्वाधिका गति यदा अनुभूयते प्रत्यक्षी क्रियते चेत अत्रैव क्रियते नी बिंदौ निम्न बिंदौ नीच बिंदौ वा इति। अथ च अत्रापि मध्यमग्रह स्पष्टग्रहयोः अंतरम नास्ति, नाम अस्मिन् स्थले अथ च अस्मिन् स्थले फलम शून्यम, फल नहीं रहेगा, फल मतलब कि मध्य स्पष्टग्रहयोः अंतरम। तो यहाँ पे ऊ बिंदु पर फलम 0, क्यों, क्योंकि मध्यम ग्रह बराबर स्पष्ट ग्रह। सेम नी बिंदु पर भी फलम विल बी शून्यम, शून्यमेव भविष्यति। अत्रापि मध्यम ग्रह बराबर स्पष्ट ग्रह। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गति अत्यल्प सर्वाल्प उच्च पर, और इसमें सर्वाधिक, यही अंतर इन दोनों में। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये मध्यम, अब देखिए हम ये चला, ये एक मध्यम ग्रह है और ये मध्यम ग्रह मा मी ये कंडीशन है, दिखा दी इसकी है, सौ सा सी ये आपकी स्पष्ट देख लीजिए। तो जब मंदोच से पूर्व 90 डिग्री पे फल सर्वाधिक होगा, यहाँ से मंदोच से जब 90 डिग्री पे इस जगह पे रहेगा ग्रह, तो यहाँ पे स्पष्ट ग्रह और मध्यम ग्रह का अंतर सर्वाधिक रहेगा। ये अंतर जो है ना, ये जो अंतर देख रहे हैं ना आप, ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके द्वारा आकर्षित हो जाएगा, तो आकर्षित हो जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और मध्यम ग्रह आगे निकल जाएगा। यानी कि ऑन एन एवरेज जो आप एक एज्यूम करते हैं ग्रह की पोजीशन, वो यहाँ रहेगी। और इस कांस्टेंट इसके द्वारा जो एक प्रेशर बनाया जाता है, इसकी वजह से इसकी गति कम होने से इनके बीच का अंतर ये बढ़ता चला जाता है। और इस पॉइंट पे जाके 90 ग्रह से 90 डिग्री पे, यहाँ पे इस बिंदु पे, इस जगह पे ये मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह का अंतर सर्वाधिक होगा। यानी एक दृष्टांत के रूप में कहूँ तो 90 डिग्री पे ऐसे ले लीजिए आप कि ये मध्यम ग्रह यहाँ रहेगा है, और स्पष्ट ग्रह यहाँ रहेगा। और नीचे कर दीजिए, 90 डिग्री पे आपको दिखाना है ना, तो 90 डिग्री पे दिखाना है तो आप स्पष्ट ग्रह को यहाँ रखिए, ये हो गया स्पष्ट ग्रह, और मध्यम ग्रह को आप यहाँ कर लीजिए, ये। तो सर्वाधिक अंतर इनका रहेगा, ठीक। और फिर ये अंतर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे 90 डिग्री के बाद अब इसका आकर्षण बल कम हो गया ना, आकर्षण बल कम हो गया, तो अब इसकी फिर ये अपनी स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, और अब ये वाला पॉइंट खींचेगा, ये नीच शक्ति तो खींचेगी, तो अब ये कवर करेगा, कवर करके यहाँ इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह
बराबर हो जाएंगे, फल फिर शून्य हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो चूंकि इसके द्वारा खींचा गया रहेगा इसलिए इसकी स्पीड अधिक रहेगी, स्पीड अधिक रहने से ये आगे निकल जाएगा। आगे निकल गया इस बिंदु के कारण, नीच बिंदु के कारण क्या हो गया, इसकी गति, स्पष्टग्रह की गति जो इधर से आकर्षित किया था इसने, तो इसकी गति अधिक रहने के कारण ये आगे हो गया स्पष्टग्रह, मध्यमग्रह पीछे हो गया। और फिर इस तरीके से जब आगे बढ़ेगा तो फिर अभी ये अप्लाई करने लगेगा यहाँ पे फिर 90 डिग्री पे जाके सर्वाधिक अंतर होगा इस जगह, यानी मध्यमग्रह और स्पष्टग्रह का अंतर सर्वाधिक, फल सर्वाधिक 90 डिग्री पे। और फिर जब ये ऊपर आएगा यहाँ पे तो फिर ये अंतर कम होने लगेगा, क्योंकि ठीक है ना। और ये इस प्रकार से फिर इधर के जरा ये खींचेगा तो फिर यहाँ पे आके ये शून्य हो जाएगा, मध्यमग्रह और स्पष्टग्रह में कोई अंतर नहीं रहेगा और ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस बारे में बात पहले। भग्नाश्रित होने के कारण क्या है, मध्यम गति से जब कम रहेगा तो मध्यम ग्रह में स्पष्टग्रह का आप अंतर निकालेंगे, है ना। मध्यम ग्रह में मैंने अभी ये बात पहले भी हो गई कि भाई जो फल रहेगा उस फल को आप क्या करेंगे, फल को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और उसके लिए पहले मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से अच्छा, एक बुध भार्गव उनकी बात और बाकी बातें आगे फिर जैसे जैसे क्रम आएगा वैसे वैसे कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं और फिर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अनेन वाचम अवसादयामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।